Jai Hind everyone, welcome back to SSB Chasers. As promised, I am back with another video. Now, this time I will tell you everything about SSB Medicals. What happens after your dream, that is SSB recommendation. So जैसे ही आप 5वें दिन रिकमेंड होते हो उसके उसी दिन आपसे डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट हो जाता है। अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 घंटे का वो डॉक्यूमेंटेशन चलता है। उसके नेक्स्ट ही दिन से अगर आप आर्मी और नेवी के लिए रिकमेंड हुए हो तो नेक्स्ट दिन से आपके मेडिकल स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर आप एयरफोर्स के लिए रिकमेंड हुए हो आपको एक मेडिकल लेटर देंगे। आपको 2 सेंटर या तो AFCME एयरफोर्स सेंट्रल मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट न्यू दिल्ली या IIM बेंगलोर में से किसी एक जगह सेंटर देंगे। आपको एक डेट अलॉट कर देंगे और आपको उस दिन उस जगह आपको रिपोर्ट करना होगा फॉर एयरफोर्स मेडिकल्स। अब एयरफोर्स के कुछ स्पेसिफिक टेस्ट हैं जो केवल उन्हीं 2 सेंटर पर हो सकते हैं, इसलिए एयरफोर्स के मेडिकल में आपको काफ़ी टाइम मिल सकता है। अप्रॉक्सीमेटली मिनिमम 1 मंथ का आपको टाइम मिलता है मेडिकल्स के लिए एयरफोर्स के, और आर्मी नेवी के साथ ही साथ शुरू हो जाते हैं। बट 90% ऑफ द टेस्ट आर सेम। 10% में केवल एक्स्ट्रा 2-3 टेस्ट होते हैं जो एयरफोर्स के लेते हैं, जो फ्लाइंग के लिए जाते हैं केवल उनकी। सब बात करते हैं सबसे पहले मेडिकल्स की ड्यूरेशन की। मेडिकल्स की ड्यूरेशन होती है अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 डेज, अगर सारे डॉक्टर्स अवेलेबल है और सारे जो मशीन्स है या टेस्ट उसी सेंटर में MH में हो सकते हैं। अब आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ज़्यादातर सबका प्रोसीजर सेम है मेडिकल्स का। फर्स्ट डे आपको रिपोर्ट करना होता है। सबसे पहले आप भरेंगे वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स। 2 से 3-4 फॉर्म होते हैं मेडिकल्स के, जिसमें आपको अपना बैच नंबर, चेस्ट नंबर, मेडिकल डिटेल्स, फैमिली की हिस्ट्री के बारे में कि उनको कोई डिसीज़ तो नहीं है, ना आप कोई प्रीवियस चोट तो नहीं लगी, ऐसा सच कुछ आपको सब कुछ डिक्लेयर करना पड़ता है। आप मेडिकली फिट है, आपको ऐसा कोई कंडीशन तो नहीं है। अब क्या है, उसके बाद आपसे फॉर्म भरवाते हैं एक्सरे के लिए, जनरली फॉर द स्पाइंस। आर्मी में केवल एक फॉर्म भरवाया जाता है फॉर एक्सरे। इन एयरफोर्स देयर आर 6 एक्सरेज फॉर स्पाइन। एंड आपका आर्मी में केवल एक एक्सरे होता है, वो भी चेस्ट का, जिसमें आपको पूरा लेता है। मैं आपका जो मेनली आपके लंग्स और हार्ट को चेक करने के लिए होता है कि आपको लंग्स में कोई टीबी तो नहीं है या पहले कोई टीबी तो नहीं थी। अगर आपको टीबी हो रखी है और उसके जो ट्रेसेस हैं वो एक्सरे में आ जाते हैं तो आप दैट इज़ अ परमानेंट रिजेक्शन। आप अपील कर सकते हो बट यू विल नॉट गेट फिट। 2 से 3 जो कैंडिडेट्स थे मैंने देखे हैं जो AMB के लिए आए थे, वे अल्टीमेटली अनफिट ही हो जाते हैं, उनको वे फिट नहीं होते। सो सबसे पहले आपको ये एक्सरे पहले से करा लेना है SSB में जाने से पहले, क्योंकि बाद में बहुत बुरा लगता है, क्योंकि आप SSB निकालना ही बहुत बड़ी बात है और उसके बाद आप मेडिकल आउट हो रहे हो तो ये बहुत बेकार लगता है। अब सबसे पहले आपने ये कर लिया। आप फर्स्ट डे पर SSB में आप फर्स्ट डे पर आप MH में चले गए, AFCME में चले गए, जहाँ पे भी आपके मेडिकल से। सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, आपसे अल्ट्रासाउंड और एक्सरे के फॉर्म बनाए जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, आपका ब्लड टेस्ट के लिए आपका ब्लड का सैंपल लिया जाएगा और यूरिन टेस्ट के लिए आपका यूरिन का सैंपल लिया जाएगा। यूरिन में आपका सबसे पहले कि आपको कोई स्टोन तो नहीं है, आपके में कोई ब्लड तो नहीं आता है, या समथिंग आपकी प्रोटीन की वैल्यू तो नहीं है जिससे कोई किडनी की डिसीज़ हो। और ब्लड टेस्ट में आपका फुल CBC टेस्ट होता है, हेमोग्लोबिन टेस्ट होता है, लिपिड प्रोफाइल चेक होती है। और दैट इज़ एयरफोर्स में एक टेस्ट ज़्यादा होता है, दैट इज़ बिलिरुबिन का टेस्ट ज़्यादा होता है। और 2-3 बच्चे पकड़े जाते हैं इसमें। और सम जेनेटिक टेस्ट इज़ ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड इन एयरफोर्स नाउ, और उसकी वजह से भी जिन बच्चों को पता नहीं रहता है वो पकड़ा जाता है। दैट इज़ वाई आपको फुल ब्लड टेस्ट एक बार करा लेना चाहिए कि आपका बिलिरुबिन तो नहीं बढ़ता है, क्योंकि ये भी ठीक होना काफ़ी मुश्किल है। इसलिए आपको ब्लड टेस्ट भी पहले से आप किसी सरकारी हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, या अगर आपके पेरेंट्स मिलिट्री में आते हैं MH में जाके आप एक बार फुल टेस्ट करा लीजिए। अब बस मेनली डे 1 पे यही होता है। आप 9 बजे रिपोर्ट करेंगे MH में जाके, आपका ब्लड टेस्ट होगा डे 1 पे, देन यूरिन टेस्ट होगा, और केवल आप यही दोगे डे 1 में। और 3 बजे तक आपको पेशेंस के साथ बैठना पड़ेगा। मेडिकल्स में एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, पेशेंस, क्योंकि जो कैंडिडेट्स है, कैंडिडेट्स की प्रायोरिटी सबसे लीस्ट है। सबसे देन डे 2 पे आप वापस आओगे। डे 2 पे क्या होता है, डे 2 पे होता है आपके सबसे पहले आपको बता दिया जाएगा, आपको 2 टैबलेट देंगे जिससे कि आपका पेट काफ़ी ज़्यादा साफ, ठीक ठाक साफ़ हो जाएगा और अल्ट्रासाउंड में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आपको टैबलेट ले लेनी है रात को सोने से पहले। टोटल 2 टैबलेट्स होंगी। फिर आपका सुबह सुबह जाते ही होगा अल्ट्रासाउंड और एक्सरे। इससे पहले आपको बता दिया जाएगा कि आपको कल कुछ खा के नहीं आना है, और आपका जो लंच है वो पैक करके आपके MH में ही भेज दिया जाएगा, या AFCME में भेज दिया जाएगा जो आपकी मेस से है। देन आफ्टर एक्सरे एंड अल्ट्रासाउंड यू विल बी आस्क्ड टू हैव लंच। आप अपना लंच कर लोगे। उसके बाद जो भी डॉक्टर फ्री होगा, या तो ENT वाला डॉक्टर फ्री होगा, आई वाले डॉक्टर फ्री होंगे, उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। मान लीजिए आपका डे 2 पे हो जाता है ENT में सर क्या करते हैं, देयर इज़ अ इंस्ट्रूमेंट लाइक लंबी पिन पॉइंटेड इंस्ट्रूमेंट होती है। सबसे पहले आपके कान चेक करेंगे कि आपके ईयर ड्रम में कोई दिक्कत तो नहीं है, ईयर वैक्स तो नहीं है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टिप है, आपको ईयर वैक्स क्लियर करा के जाना है, क्योंकि कुछ बच्चे ईयर वैक्स ही क्लियर करा के नहीं जाते और बिना बात में जो डॉक्टर हैं वो परेशान होते हैं, वे देख नहीं पाते हैं, इसलिए TR बिना बात में मिल जाता है उन्हें ईयर वैक्स का। फिर सबसे पहले आपका ईयर चेक करेंगे, देन आपके ये DNS चेक करेंगे ऐसे करके कि आपको DNS तो नहीं है। कि डेविएटेड नेजल सेप्टम होता है जिसमें नाक की हड्डी थोड़ी सी टेढ़ी होती है। इसलिए ऐसा कुछ बड़ा TR नहीं है, 2-3 को मिला भी है, और ये आराम से आपका सर्जरी से ठीक हो जाएगा। 2 से 3 वीक्स का इसका हीलिंग पीरियड होता है, आप AM में आराम से क्लियर हो जाओगे। देन आपके वे थ्रोट चेक करेंगे कि आपको टॉन्सिल्स तो नहीं है, और जनरली ENT डिपार्टमेंट में किसी को भी ऐसी कुछ दिक्कत नहीं आती है। यहाँ पे आपका हो जाता है डे 2 खत्म। देन बात करेंगे डे 3 की। डे 3 में जनरली होता है आई चेकअप। मेरा आई चेकअप हुआ था। आई चेकअप इज सर्टेनली वन ऑफ द मोस्ट
आई चेकअप में सबसे ज़्यादा बच्चों को टीआर मिलता है, क्योंकि कुछ की आई साइड वीक होती है। सबसे पहले होता है एक जेसीओ या एनसीओ आएंगे, वे आपसे चार्ट पढ़वाएंगे लाइक ABCXYZ, फर्स्ट राइट आई से, देन लेफ्ट आई से कराएंगे, आपका ये आई साइड चेक कराएंगे, देन आपकी मूवमेंट चेक करेंगे, उंगली देखेंगे कि आपकी दोनों प्यूपिल ठीक ठाक से मूव कर रही है या नहीं कर रही हैं। सबसे फिर आपसे इशारिया की बुकलेट पढ़वाएंगे, जिसमें आपका कलर ब्लाइंडनेस चेक होगा कि जल्दी जल्दी वे पलटेंगे आपको कि आपको एक समवोट पैटर्न होगा, कभी नंबर छुपा होगा, आपको पैटर्न ट्रेस करना होगा, नंबर बताना होगा। सो उसके बाद जनरली ये हो जाता है, एक आधा बच्चा निकल जाता है जो अपने बर्थ से कलर ब्लाइंड होता है, उसके बारे में उसको पता भी नहीं रहता। सो ये हो जाता है। उसके बाद देन बाद में आपके आँखों में ड्रॉपलेट डाली जाती है, आई ड्रॉपलेट। आई ड्रॉपलेट से आपकी जो प्यूपिल है वो डायलेट हो जाती है। देन आप जाते हैं ऑफिसर्स के पास, आपको आसपास का कुछ नहीं दिख रहा है। देन वे सिर पर कुछ पहनते हैं और उससे आपके अंदर का रेटिना चेक करते हैं। अब रेटिना में क्या होता है, ये आपका चेक करें कि आपका रेटिना ठीक है, कहीं से उसमें क्योंकि कुछ लोगों में एक कंडीशन होती है रेटिनल डिटैचमेंट, क्योंकि उसमें जो पीछे का आई थिंक जो स्क्रीन टाइप होता है वो निकलना शुरू हो जाता है, और ये 2-3 लड़कों के निकल जाती है। बट ये ट्रीटेबल है, अगर आप सही टाइम पे करोगे देन आप इसे लेज़र सर्जरी से ठीक करा पाओगे। लेज़र सर्जरी से यहाँ पे रुक जाएगा, और अगर ये सर्टेन लिमिट के अंदर है कि ये इतना हुआ है देन इट इज़ एक्सेप्टेबल। आई डोंट नो व्हाट्स द एग्जैक्ट नंबर, इट्स 1.5 to 2 समथिंग। यू कैन चेक इट इन द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ऑफ UPSC जो आता है NDA और CDS में। उसके बाद आपसे कुछ एक लैंप में अपना सिर रखवाएंगे, देन वे एक ब्राइट येलो लाइट आती है, मे बी उससे भी कॉर्निया चेक करते हैं कि इसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, लाइक कुछ समथिंग स्क्रैचेस होते हैं जो भी डिफेक्ट का कारण बन जाते हैं। और ये जो भी आँख का मेनली जो टीआर है वो परमानेंट टीआर होता है, अनलेस वो ट्रीटेबल हो या ना हो। और बात करें एक्सेप्टेबल लिमिट की, सो अगर आप फ्लाइंग के लिए जा रहे हो, आपकी एक आई 6/6 होनी चाहिए और दूसरी आई 6/9 तक चल जाएगी, बट वो करेक्टेबल होनी चाहिए 6/6 से। और बात करें टिल आर्मी, एयरफोर्स, ग्राउंड ड्यूटी एंड नेवी, आई गेस 2.5 से 2.75 तक नंबर आपका चल जाता है, अगर ये नॉर्मल नंबर है तो। आई गेस इसमें 2 तरह के नंबर होते हैं, नॉर्मल और सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल का मेरे को ऐसा कुछ आइडिया नहीं है, बट ये कम होता है जो नॉर्मल वाले से होता है। नॉर्मल 2.75 तक चल जाता है। देन अब बात करते हैं डे 4 की। डे 4 में मतलब आपका हियरिंग टेस्ट। मैंने AFC में अपना मेडिकल दिया था, तो उसमें क्या होता है, आपको एक रूम में ले जाएंगे, साउंड प्रूफ रूम में, आपको एक हेडफोन पकड़ा देंगे दोनों तरफ, जिसमें आपको और हाथ में दे देंगे जॉयस्टिक। जब भी आवाज़ आएगी आपको बीप पे ऐसे साउंड करना है, करेंगे। सो इट इज़ मोर लाइक CPSS के स्टेज 2 में, जिसमें जैसा वो हेडफोन होता है उसी तरीके से होता है। देन बहुत सबसे पहले तेज़ बीप आएगी, आपको बीप पे दबाना होगा, देन बीप बीप ऐसे, फिर वो धीरे धीरे फेंट होती जाएगी, और जो अपने NCO साहब या JCO साहब होते हैं उनके पास एक रिपोर्ट पहुंच जाएगी, और वे आपको पास या फेल करेंगे। और उसके बाद होता है आपका एक टेस्ट, कान में एक लंबी सी मशीन होती है, उससे आप वे कुछ आई गेस ईयर कैनाल की नैरोनेस या वाइडनेस चेक करते हैं, जो एक सर्टेन लिमिट में होगी तो आप पास हो जाओगे, देन इट इज़ फेल। और अगर किसी की ईयर कैनाल एस्टेब्लिश्ड लिमिट से कम है देन इट इज़ अ परमानेंट रिजेक्शन, बिकॉज आप ईयर कैनाल को नहीं कर पाओगे। बट मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने अभी मेरे सामने 3-4 बैच का हुआ था, उसको इनमें से कोई सा भी टीआर नहीं मिला है, क्योंकि एक जेनेटिक कंडीशन है ज़्यादातर, और ज़्यादातर इसमें फिट ही हो जाते हैं। सो अब इसके बाद होता है आपका सर्जिकल टेस्ट। इसमें आपके सर्जिकल टेस्ट में आपको बैच वाइज बुलाते हैं, टोटल एक बार में 7 बच्चे बुलाते हैं, जिसमें आपको केवल एक अंडरवियर अलाउड होता है, और आप अंडरवियर में ऑफिसर के सामने होते हो। सबसे पहले भी आपके स्वेटी पाम चेक करेगा। सबसे पहले आपको कहेगा कि आपको ऐसे करना है। देन वे चेक करेंगे दिस लाइक कि आपको कोई पसीना तो नहीं आ रहा। देन ही विल चेक योर कैरिंग एंगल, योर वेरिकोस वेन्स एंड एवरीथिंग, लाइक आपको हाइड्रोसिल तो नहीं है, वेरियोसिल तो नहीं है, आपको गाइनो तो नहीं है, सम प्रॉपर आपको चेक करेगा, आपकी स्पाइन को चेक करेगा कि इट इज़ बेंट तो नहीं है आपकी, और समथिंग लाइक दैट, ऐसे आपको चेक करेगा। और जिस पे भी वो शक होगा आप उनको आगे बुलाएगा, और देन ही विल चेक हिज नेम, ही विल आस्क हिज नेम लाइक व्हाट इज़ योर नेम, और उससे उसको नोट करके वो जो अपने NCO साहब उन्हें बता देगा कि इसके ये हैं और आपको ये लिखना है, देन ही विल गेट। उसके बाद होता है आपका मेडिसिन टेस्ट में आपका क्या होता है, आपका दिल चेक होता है और आपके लंग्स चेक करता है एक डॉक्टर एक्सटर्नली, मतलब स्टेथोस्कोप लेंगे और आपको ऐसे करने के लिए बोलेंगे, यहाँ पे करेंगे, आपको जोर जोर से सांस लेना होगा ऐसे, और समथिंग मेरे को नहीं पता वे क्या चेक करते हैं, बट समथिंग हमारे उसमें बैच में सब पास हो गए थे, किसी को भी दिल का टीआर नहीं मिला, दिल का या समथिंग लंग्स का कोई टीआर नहीं मिला था। ऐसे चेक करते हैं, और आपसे भी ना आँख बंद करके एक स्कोर्स पे लगवाता है कि आपका बैलेंस कैसा है, और किसी को कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर तो नहीं है जिससे वो अपना बैलेंस लॉस तो नहीं कर पाता अनकॉन्शियसनेस में, मतलब आँख बंद कराएंगे, और देन यू विल हैव टू डू 1 स्क्वाट्स एंड विद आपके हाथ रहेंगे उसमें ऐसे सीधे, इस तरीके से आपके हाथ रहेंगे और आप एक स्क्वाट्स मारेंगे। अब बात करें दिल के ही, उसमें उसी दिन डे 4 पे आपका हो जाता है ECG में वो क्या होता है, आपको समथिंग वो पेशेंट्स टाइप का कुछ लगाएंगे हाथ पे पैर पे, और आपसे मतलब 1 मिनट आपको लेटना होगा, एक मशीन होगी ECG की, और आपका सब कुछ मतलब दिल के धड़कन रिदम सब कुछ चेक करके आपके एक रिपोर्ट बना के वो ऑफिसर्स के पास भेज दी जाएगी। सो दैट इज़ दी ऑल, मेनली यही होता है आपका। और हाँ, साथ में लास्ट डे आपका डे 1 पे आपका अल्ट्रासाउंड हो गया था। अल्ट्रासाउंड में आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, आपको किडनी चेक करते हैं मेनली, मे बी आपको कोई किडनी स्टोन ना हो, मतलब कुछ लोगों की किडनी टिल्टेड होती है, कुछ लोगों की किडनी ही एक होती है, और किसी के पास मतलब गोल ब्लैडर में पॉलिप्स हो जाते हैं, स्टोन हो जाते हैं। तो अगर ऐसी कोई केस है, ये आपको पहले से ही चेक करा लेना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है अल्ट्रासाउंड का मेनली जो टीआर होता है वो परमानेंट रिजेक्शन होता है, अनलेस ये कोई स्टोन रिलेटेड चीज़ ना हो और वो पास हो जाए।
सो डे 5 पे आपकी कॉन्फ्रेंस होती है, आपको बता दिया जाता है कि जो फिट होंगे उन्हें फिट डिक्लेयर कर दिया जाता है और अनफिट को अनफिट लेटर दे दिया जाता है हाथ में, एंड उनको चांस दे दिया जाता है 40 दिन में अपील करने का। सबसे पहले आपको अनफिट लेटर होगा, आपको EMRO के पोर्टल पे जाके 40 रुपीज़ सबमिट करके आप आर्मी और नेवी में आपको 7 ऑप्शन दिया जाता है, आपको इनमें से कौन कौन सी जगह पर जाना है। मेनली ज़्यादातर बच्चे BHDC पढ़ते हैं और एयरफोर्स वालों को मेनली BHDC ही आना पड़ता है अपने मेडिकल्स के लिए। सो ये होता है, अगर कोई बच्चा AMB में भी अनफिट हो जाता है तो उसको देन अगेन एक मौका दिया जाता है RMB के लिए, बट ये सबकी एक्सेप्ट नहीं होती है, जिसमें केवल गुंजाइश होती है कि हाँ ये बच्चा फिट हो सकता है और ये एक्सेप्शनल केसेस में ही RMB आती है। लाइक अगर 100 बच्चों ने AMB भरी है 100 बच्चों को AMB आएगी, बट अगर 100 बच्चों ने RMB भरी तो एट मैक्स ये 20 बच्चों को अप्रूव होगी। सो थैंक यू एवरीवन, दिस इज ऑल फॉर मेडिकल। जितनी भी मेरे पास नॉलेज थी, अगर आपको और भी किसी चीज़ में डाउट है फील फ्री टू आस्क मी। थैंक यू।